आइए इस वीडियो में एक नज़र भारत की राजनीति पर डाल लेते हैं। सरकार बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनकी सरकार के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आरएसएस से भी बीजेपी की थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच भी सब कुछ अच्छा नहीं है, और उधर जो एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियां हैं, उनके अंदर भी उस तरह की खुशी नहीं है जिस तरह की खुशी एक सरकार बनने के बाद होती है। क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी ने अपने सारे बड़े पदों पर अपने ही नेताओं को बिठा दिया है। शपथ लेने के फौरन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विभागों का बंटवारा कर दिया है। किसके हिस्से में कौन सा विभाग पहुंचा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सामना होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर एक बार फिर से उपचुनाव होगा। दरअसल अभी ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इस लोकसभा चुनाव में 9 ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जो पहले से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक हैं। 9 विधानसभा में 9 विधायक ऐसे थे जो चुनाव में खड़े हो गए, जीतकर एमपी भी बन गए। अब उनको या तो विधायक रहना है या फिर सांसद रहना है, एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब तकरीबन 9 विधायकों ने जो सांसद बने हैं, विधायकी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इन 9 विधायकों में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश यादव भी विधायक थे, सांसदी का चुनाव लड़े और सांसद बन गए। अब विधायकी से इस्तीफा देकर वो दिल्ली की राजनीति की तरफ जाएंगे, संसद में जाकर अब वहां पर राजनीति करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटें अब खाली हो जाएंगी और यहां पर एक बार फिर से जल्द ही उपचुनाव कराया जाएगा और यहां पर फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आमना सामना होगा। ये जो 9 सीटें हैं, किसके खाते में कितनी सीटें हैं वो आपको बता दूं। अखिलेश यादव जो हैं वो मैनपुरी की करहल विधानसभा से विधायक हैं, तो ये सीटें खाली हो जाएगी। सपा के अवधेश प्रसाद फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो ये सीट भी खाली हो जाएगी। सपा के लालची वर्मा अंबेडकर नगर की कटहेरी सीट से विधायक हैं, तो ये भी खाली हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्ग मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से विधायक हैं, ये अब एमपी भी बन चुके हैं, सांसदी का चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो अब इनको विधायकी छोड़नी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं जो सांसद बन गए हैं, उनको अब विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा और वहां पर एक बार फिर से उपचुनाव होगा। अब देखते हैं यहां पर कौन विधायक बनता है। 5वीं सीट की बात करें तो भाजपा के अनूप वाल्मीकि प्रधान अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से ये भी विधायक हैं और ये भी इस्तीफा देंगे। भाजपा के अतुल गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से, भाजपा के प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा सीट से, रालोद पार्टी के चंदन मोहन मीरापुर विधानसभा सीट से, निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से। तो ये 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां के विधायक जी चुनाव लड़े थे एमपी का, और एमपी बनकर अब वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। ये विधानसभा सीटें अब खाली हो जाएंगी, यहां पर एक बार फिर से उपचुनाव कराया जाएगा। 4 समाजवादी पार्टी के खाते में है, 3 भाजपा के खाते में है और 2 सीटें दूसरी पार्टियों के खाते में है। तो अब इन 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। अब देखना होगा कि एक पलड़ा किस तरफ झुकता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, क्या अब ये उपचुनाव में बीजेपी की सीटों पर कब्जा करने में समाजवादी पार्टी कामयाब रहेगी? देखने वाली बात होगी। अगर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत जाती है, उपचुनाव में बीजेपी की हार हो जाती है इन सीटों पर, तो यकीनन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाती हुई नजर आएगी। फिलहाल कैबिनेट की तरफ चलते हैं। कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट तो मैंने आपको उस दिन दिखाई दी थी। 72 कैबिनेट के मंत्री बने हैं। किसको कौन से पद पर बिठाया गया है जरा वो भी आपको बता देता हूं। लोकसभा स्पीकर का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, किसको बनाती है बीजेपी ये भी देखने वाली बात होगी। चंद्रबाबू नायडू वैसे काफी आगे हैं, उनका कहना था कि मुझे लोकसभा का स्पीकर बनाएं। नीतीश कुमार तो उप प्रधानमंत्री बनने तक के सपने देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला है। सारे बड़े विभाग बीजेपी ने एक बार फिर से अपने लोगों को दे दिए हैं और यही आने वाले वक्त में एनडीए में सबसे बड़ी फूट डालेगा। गृह मंत्रालय एक बार फिर से अमित शाह के हिस्से में गया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी के पास था, वही अभी भी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है वो अब चिराग पासवान के पास चला गया है, पहले अनुराग ठाकुर थे। खाद्य उद्योग मंत्रालय ये भी चिराग पासवान के पास गया है। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान
इनकी एंट्री हो चुकी है केंद्र में, ये इनके हिस्से में गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी एक बहुत बड़ा विभाग है। किसानों को लेकर अभी जिस तरह की चीज़ें सामने आई थी, शिवराज सिंह चौहान का आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को बनाया गया है। मोदी जी की पिछली सरकार में जो रेल मंत्री थे अश्वनी वैष्णव, उनको एक बार फिर से रेल मंत्री बनाया गया और उनको खेल एवं प्रसारण मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है, पहले ये स्मृति ईरानी के पास था। इसके अलावा और भी कुछ विभाग हैं जो बीजेपी ने ज़्यादातर अपने नेताओं को ही दिए हैं। सारे बड़े पदों पर अपने नेताओं को बिठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, साथ ही साथ गृह मंत्रालय, ये वो पद हैं जहां पर दूसरी पार्टियों के नेता भी सपना देख रहे थे कि शायद हमें मिल जाएं। रेल मंत्रालय के लिए जेडीयू काफ़ी आगे थी। नीतीश कुमार चाह रहे थे कि हम रेल मंत्री बन जाएं, क्योंकि कई सारे रेल मंत्री पहले की सरकारों में बिहार से हुए हैं, तो नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को इस तरह की उम्मीद थी। दोस्तों, एनडीए में एक ना एक दिन फूट तो पड़नी है, ये बात तो तय है। कोई ना कोई नेता बगावत ज़रूर करेगा और सुर अभी से शुरू हो चुके हैं बगावत के। एक सीट जीतने वाली एनडीए की पार्टी वो भी कह रही थी कि भाई सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए, हमें भी एक मंत्री पद मिलना चाहिए। झारखंड की एक पार्टी है एजेएसयू, ये एनडीए का हिस्सा है। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए ने एजेएसयू उम्मीदवार चंद्रशेखर चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट से एजेएसयू उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के जो सांसद हैं चौधरी साहब, उनको कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड से कैबिनेट मंत्री के तौर पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को शपथ दिलवाई गई, जबकि रांची से सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रालय में शामिल किया गया। इनको भी उम्मीद थी कि भाई हमारा जो सांसद जीत कर आया है एजेएसयू पार्टी का, इनको भी कोई पद मिलेगा, लेकिन पद नहीं मिला। एनडीए में सभी पार्टियों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। नाखुश नजर आई एनडीए की ये सहयोगी पार्टी, लेकिन इनके खुश और नाखुश होने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही सीट है। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मोदी सरकार इस वक्त मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार है और दूसरों के ऊपर निर्भर है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी आरएसएस की बात कर लेते हैं। आरएसएस इस वक्त बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। आरएसएस को बीजेपी ने चुनावी मैदान में इस बार नहीं उतारा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ कई सारी बातें कही हैं, निशाना साधते हुए उनको थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की है। आरएसएस को बीजेपी ने चुनाव में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि हम मोदी के नाम पर 400 पार कर लेंगे, और यही बात आरएसएस की तरफ से भी कही गई है कि मोदी मैजिक के चक्कर में, 400 पार करने के चक्कर में आरएसएस को इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा, इसीलिए बीजेपी की हार हुई है। तो दोनों में अभी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। वैसे आरएसएस और बीजेपी का काफ़ी चोली दामन का साथ रहा है। केरल के अंदर भी आरएसएस को नहीं उतारा, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन लोकल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई थी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा था बीजेपी को कि मोदी मैजिक फिर से काम कर जाएगा और हम एक बार फिर से राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और बड़ी बड़ी बातें करके 400 पार कर जाएंगे। फिलहाल वक्त तो बदला है, जो वक्त अभी पहले गुजरा है वो वक्त अब नहीं है। काफ़ी वक्त बदल चुका है। सरकार तो भले ही उनकी है बीजेपी की, लेकिन उस तरह का काम बीजेपी नहीं कर पाएगी जिस तरह का काम वो पहले करती रही है। वक्त तो काफ़ी बदल चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।